T psi CR and the anticodon arm. And the anticodon arm. Anticodon arm carries the 5' end. The anticodon arm is complementary to the anticodon arm is complementary to the codon on messenger RNA. The anticodon arm is complementary to the codon on messenger RNA. The corresponding nitrogenous base to codon on messenger RNA, the corresponding amino acid is present on the 3' end of transfer RNA. किसका corresponding to the codon on messenger RNA. So the amino acid corresponding to the codon on messenger RNA is present at the 3' end of transfer RNA. It is held by the ester linkage. It is held by the ester linkage between 3' hydroxyl on transfer RNA and amino group on alpha carbon of amino acid. तो जो ट्रांसफर आरएनए के 3' एंड पे फ्री हाइड्रोक्सिल होता है उसमें और अमीनो एसिड में अल्फा कार्बन होता है. अल्फा कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट होता है जिसके अकॉर्डिंग उसका नाम होता है अमीनो एसिड का, और एक तरफ अमीन ग्रुप होता है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. तो जो अमीन ग्रुप होता है वो अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप, और जो ट्रांसफर आरएनए पे 3' एंड पे जो फ्री हाइड्रोक्सिल होता है उनके बीच में एस्टर लिंकेज बन जाता है, और उस एस्टर लिंकेज से अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के 3' एंड पे हेल्ड रहता है. और नीचे 5' एंड पे जब एंटीकोडॉन मैसेंजर आरएनए पे कोडॉन को पढ़ता है और उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड होता है, फिर वो अमीनो एसिड जो है वो ग्रोइंग प्रोटीन चेन में ट्रांसफर हो जाता है. तो अब ये लिखना है कि दिस अमीनो एसिड is transferred to
this amino acid is transferred to growing chain of protein this amino acid is transferred to growing chain of protein after the anticodon reads the corresponding codon. After the anticodon reads the corresponding codon on messenger RNA. और कैसे ये ट्रांसफर होता है ग्रोइंग प्रोटीन चेन में, यही फिगर 9 में दिखाया है। फिगर 9 में लेफ्ट हैंड साइड में ये जो PDF है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन वाला, यही खोलना पड़ेगा पेज 5। पेज 4 पे ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके बारे में अभी लिखवाया। पेज 5 पे एकदम ऊपर ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम ट्रांसफर आरएनए टू द ग्रोइंग प्रोटीन चेन ये दिखाया है। ग्रोइंग प्रोटीन चेन को ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड लिखा है क्योंकि प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, और 2 पेप्टाइड लिंकेज दिखाए हुए हैं, CONH 2 पेप्टाइड लिंकेज हैं और 2 अमाइनो एसिड जुड़े हुए दिखाए हैं। दोनों अमाइनो एसिड पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो R करके लिखा है, एक का अल्फा एक का बीटा, क्योंकि ट्रांसपेप्टाइड R सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आने चाहिए। एक दूसरे के ट्रांस जो है आते जाते हैं ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में। और इस तरीके से, और ट्रांसफर आरएनए जो है उल्टा दिखाया हुआ है। ये जो दिखाया हुआ है ट्रांसफर आरएनए, एक जगह tRNA लिखा है, ट्रांसफर आरएनए पे जो ये 3 प्राइम एंड पे जो अमाइनो एसिड जो कैरी कर रहा है वो दिखाया हुआ है। जहां अमाइनो एसिड लेबल किया है उसका अल्फा कार्बन पे R सब्स्टिट्यूएंट, एक तरफ NH2, और जो COH था अमाइनो एसिड का वो जो ट्रांसफर आरएनए का 3 प्राइम एंड पे जो फ्री हाइड्रोक्सिल था OH, उसके साथ में अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप एस्टर लिंकेज से जुड़ा हुआ दिखाया है। और जो अमाइनो एसिड का अमीन ग्रुप है वो प्रोटीन चेन जो बन रही है उसमें वो जो है पेप्टाइड लिंकेज बना रहा है। ये जो है फिगर 9 में शो किया है। फिर यही लिखा हुआ है, ईच ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल हैज अ वेल डिफाइंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, जिसके बारे में अभी लिखवाया, that is recognized by the enzyme amino acyl transfer RNA synthetase, which adds the correct amino acid to the 3 prime end of the uncharted transfer RNA. The presence of modified nucleosides is important in stabilizing the transfer RNA structure. Some of these modifications are shown in figure 10. अब ये मॉडिफाइड न्यूक्लियोसाइड वाला नहीं दिखाएंगे, ये मतलब कुछ तो जो है वो नॉर्मल वाले लगे होते हैं और कुछ जो हैं वो ये मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि सिंपल यूरिडीन के बजाय डाईहाइड्रोयूरिडीन है, तो इसमें नाइट्रोजन के बजाय जैसे NH हो गया है, NR हो गया है, ठीक है। ऐसे ही इनोसिन है, इसमें एक R ग्रुप आ गया है। लाइसिडीन है तो ये मतलब लाइसिन जो है
वो लाइसीन के बजाय जो है उसमें जो नॉर्मल जो लाइसीन का होता है उसमें एक जो है मेथिल आ गया है। तो इस तरीके से ये जो है मॉडिफिकेशंस हैं डिफरेंट टाइप के। ये मॉडिफाइड बेसेस हैं, जैसे नॉर्मल बेसेस तो एडिनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन होते हैं। यहाँ पे सिंपल ग्वानिन के जो है बजाय जैसे N2 डाई मेथिल ग्वानोसिन लिखा है, हालांकि एक्चुअली इसमें थोड़ा सा ये गड़बड़ है, जैसे यूरिडीन ग्वानोसिन ऐसे करके लिखा हुआ है। ये नाम जो है वो तब होता है जबकि ये जो है शुगर से एक्चुअली अटैच्ड हो। न्यूक्लियोसाइड वाले नाम लिखे हुए हैं लेकिन केवल बेस जो है मॉडिफाइड वाला वही शो किया है। इस वजह से ये जो है थोड़ा सा ये गड़बड़ है। इसमें जैसे लाइसिडीन जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे लाइसीन टाइप का जो है वो नाइट्रोजनस बेस में लाइसीन जैसे अमाइनो एसिड होता है उसके टाइप का कुछ वहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो एनीवे ये वाला जो है आप छोड़ दो, मतलब फिगर 10 जो है जो मॉडिफाइड बेसिस इन ट्रांसफर आरएनए वाला है उसको फिगर 10 वाला जो है वो कंप्लीटली छोड़ दो। ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर जितना लिखवाया वो सफिशिएंट है। अब इसके बाद इसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन वाले पीडीएफ में सीधे पेज 6 पे आइए। जेनेटिक कोड, दी जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का मीनिंग है कि जो मैसेंजर आरएनए, जैसे वही डीएनए का जो कोडिंग वाला जो पार्ट होता है उसी से मैसेंजर आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से, और उससे जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसी पे जेनेटिक कोड रहता है। मतलब उसी पे जो है वो जो न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं वो उस पे उसी सीक्वेंस में लगे होते हैं जो हमारे जेनेटिक उसके अकॉर्डिंग, मतलब ट्रेट्स, जेनेटिक ट्रेट्स के अकॉर्डिंग लगे होते हैं, क्योंकि वो जो डीएनए का जो कोडिंग होता है, कोडिंग पार्ट होता है उसी के ट्रांसक्रिप्शन से वो बनता है, और डीएनए के उस कोडिंग वाले पार्ट पे जो कोड होता है वो मैसेंजर आरएनए पे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में आ जाता है, और उसी को पढ़ के प्रोटीन सिंथेसिस होती है जिससे कि जो मतलब पेरेंट डीएनए है वही वाले ट्रेट्स जो हैं वो आ जाते हैं और सेम प्रोटीन्स वगैरह जो हैं बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। तो अब मैसेंजर आरएनए पे जो जेनेटिक कोड जो होता है उसको कैसे डेसिफर करते हैं, मतलब उसको कैसे ट्रांसफर आरएनए समझता है और उससे कौन सा अमाइनो एसिड आता है, कैसे प्रोटीन बनता है, कैसे स्टार्ट सिग्नल होता है, कैसे स्टॉप सिग्नल होता है, कहाँ पे रुक जाता है प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो है जेनेटिक कोड में आता है। जो लास्ट चीज है इस यूनिट में 403 के यूनिट 2 में, दैट इज द जेनेटिक कोड, एंड द जेनेटिक कोड मीन्स हाउ द जेनेटिक traits or the genetic information on the messenger RNA gets translated into the protein that is synthesized, and how the transfer RNA brings the relevant amino acid, and by addition of relevant amino acids one after the other how the protein synthesis takes place. This is the genetic code. अब जैसे बताया genetic code is read in triplets, that is 3 nitrogenous bases are read at one time. 3 करके bases
पढ़े जाते हैं, और ये जो 3 बेस का जो क्लस्टर होता है इसको कोडॉन बोलते हैं, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिकॉग्नाइज करने के लिए एंटी कोडॉन वो ट्रांसफर आरएनए पे होता है, और जो कोड होता है मैसेंजर आरएनए पे वही ट्रिपलेट वाला, उस कोड का कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड उस ट्रांसफर आरएनए पे लगा होता है। ठीक है, अब पहले ये पढ़ के बताते हैं, फिर ये जेनेटिक कोड की टेबल समझाते हैं। अब जेनेटिक कोड की जो टेबल है उसमें वो सिंपल मैथ्स की तरह, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तरह है कि चार तरह के नाइट्रोजनस बेस हैं। अब आरएनए में AUGC, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन, अगर डीएनए होता तो ATGC होता, आरएनए में AUGC, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन, 4 बेसेस होते हैं। अब 4 बेस के 3 के कितने पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे? 4 to the power 3, because we are talking of triplet combinations of 3. So with 4 nitrogenous bases, how many combinations are possible? 64 triplet codes are possible. So there, with 4 nitrogenous bases, there will be a total of possible 64 triplet combinations, and the amino acids are only 22. ठीक है, 1 for each of the 20 naturally occurring amino acids, and 1 start signal and 1 stop signal. So that means you require actually 22. ठीक है, तो एक्चुअली 22 ही तो चाहिए, क्योंकि मतलब एक कोडॉन जो है वो एक अमाइनो एसिड के लिए चाहिए, तो कॉम्बिनेशन तो 4 नाइट्रोजनस बेसिस के टोटल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 64 होते हैं, लेकिन अमाइनो एसिड जो है वो तो 20 ही है। अमाइनो एसिड तो एक्चुअली 20 है, और एक स्टार्ट सिग्नल, एक स्टॉप सिग्नल। स्टार्ट सिग्नल मतलब स्टार्ट का भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट होगा, स्टॉप का भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट होगा, और 20 अमाइनो एसिड, तो 20 + 2 22 चाहिए टोटल, लेकिन है एक्चुअली 64। क्यों 64 है? क्योंकि एक ही अमाइनो एसिड के कई होते हैं, मतलब several codons correspond to the same amino acid. अब ये जो है, this is given in the form of this table which gives all the permutation, all these 64 permutation combinations of 4 nitrogenous bases. So it's in the form of a matrix, and then the corresponding amino acid are indicated. ठीक है, पहले जो ये टेक्स्ट जो लिखा है ये पढ़ते हैं। The genetic code is almost universal. It is the basis of the transmission of hereditary information, that is genetic information, by nucleic acids in all organisms. There are 4 bases in RNA, AUGC, and therefore 4 to the power 3, 64 possible triplet codes are there. In theory, only 22 codes are required, 1 for each of the 20 naturally occurring amino acids, with the addition of a start codon and a stop codon to indicate the beginning and end of a protein sequence. Many amino acids have several codes, that is, there is degeneracy, so that all 64 possible triplet codes are used. For example, arginine and serine have 6 codons, whereas tryptophan and methionine have only 1. एक्चुअली इसमें ये है कि जो ज्यादा अकरिंग वाले होते हैं उनके एक्चुअली कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट कोडॉन्स ज्यादा हैं, और या फिर उसको उल्टा समझ सकते हो कि जिनके एक्चुअली
जिनके कोडॉन्स ज्यादा हैं, इसीलिए वही वाले जो हैं वो ज्यादा ज्यादा अकरिंग होते हैं प्रोटीन्स में। और ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन इसीलिए जो है एक्चुअली थोड़ा सा कम होते हैं लेकिन कम होते हैं, क्योंकि उनके उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोडॉन जो है वो एक एक ही है। But anyway, all 64 triplet codons are actually used. No two amino acids have the same code, but amino acids whose side chains have similar physical or chemical properties tend to have similar codon sequences. Exactly same दो का नहीं होता। ऐसा नहीं है कि AAG है तो AAG इसका भी है उसका भी है, ऐसा नहीं है। उससे मतलब कोई बिल्कुल फुल प्रूफ होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। इसीलिए ट्रांसफर आरएनए एक कोडॉन पढ़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड आएगा, क्योंकि ये कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ पे सीरीन भी आ सकता है, फेनिलैलनिन भी आ सकता है, या ये भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। वन कोड कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन अमीनो एसिड। खाली ये है कि किसी किसी अमीनो एसिड के कॉरेस्पॉन्डिंग कोडॉन ज्यादा है, किसी का एक ही है, किसी के दो हैं, किसी के तीन हैं, किसी के चार चार पांच पांच हैं, ये है, लेकिन यूनिक होते हैं। खाली जो है जिनकी साइड चेन, जैसे साइड चेन कुछ की एसिडिक टाइप है, कुछ की बेसिक टाइप है, मतलब कुछ चार्ज वाले हैं, कुछ में जो है एंड में CO माइनस है, कुछ में एंड में NH3 प्लस है, तो कोई एसिडिक वाले हैं, कुछ बेसिक वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें केवल हाइड्रोफोबिक सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो इस तरीके से कुछ एरोमेटिक हैं साइड चेन वाले। तो जो अलग अलग कैटेगरी के जो अमीनो एसिड होते हैं, तो उस कैटेगरी के अमीनो एसिड्स के कोडॉन मिलते जुलते तो होते हैं, मतलब हो सकता है कि दो लेटर मैचिंग हो लेकिन तीसरा डिफरेंट होगा, तो कुछ सिमिलैरिटी होती है, मतलब सेम ग्रुप के अमीनो एसिड्स के कोडॉन में, लेकिन एग्जैक्टली सेम दो का नहीं होता है। वही दिया है कि नो टू अमीनो एसिड्स हैव द सेम कोड, but amino acids whose side chains have similar physical or chemical properties tend to have similar codon sequences. For example, the side chains of phenylalanine, leucine, isoleucine, valine, these are all hydrophobic amino acids, and aspartic, तो इनके सेम टाइप के सिमिलर कोडॉन्स होंगे, जैसे अभी टेबल में देखेंगे। हाइड्रोफोबिक वालों के सिमिलर होंगे, फिर एस्पार्टिक ग्लूटामेट है, ये दोनों जो है एसिडिक वाले हैं, इनमें कार्बोक्सिलिक मतलब CO माइनस ग्रुप होता है चेन के एंड में, सब्स्टिट्यूएंट के एंड में, इनके सिमिलर होंगे इस तरीके से। तो सिमिलर कैटेगरी के अमीनो एसिड्स का जो कोड है वो सिमिलर है, लेकिन एग्जैक्टली दो अमीनो एसिड का सेम नहीं होता है। This means that if the incorrect transfer RNA is selected during translation, owing to mispairing of a single base at the codon-anticodon interface, the misincorporated amino acid will probably have similar properties to the intended transfer RNA molecule. ये बड़ा मीनिंगफुल सेंटेंस है। इसका मीनिंग ये है कि नेचर ने इतना अच्छा मैकेनिज्म डिवाइस किया है कि सिमिलर कैटेगरी के अमीनो एसिड्स का, अब जैसे एस्पार्टिक भी एसिडिक वाला है, ग्लूटामेट भी एसिडिक वाला है, अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो दोनों सिमिलर हैं, एक या दो साइड चेन में एक या दो CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, जरा सा चेन लेंथ का डिफरेंस है, एक में थोड़ा कम दूर पे CO माइनस लगा है, दूसरे में जो है R सब्स्टिट्यूएंट में थोड़ा सा जरा और ज्यादा दूर पे CO माइनस लगा हुआ है, लेकिन है एकदम सिमिलर। और चूंकि दोनों में CO माइनस ग्रुप लगा हुआ है, तो दोनों की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत सिमिलर हैं। तो नेचर ने ऐसा बढ़िया डिवाइस किया हुआ है कि मान लो
कोडॉन के टाइम पे, जैसे मैसेंजर आरएनए के बनने के टाइम पे अगर कुछ वही फिडेलिटी वाली चीज की वजह से अगर कुछ थोड़ा गड़बड़ मैसेंजर आरएनए बना है, या फिर जो है वो ट्रांसफर आरएनए जिस समय आता है और ट्रिपलेट पढ़ता है, उस समय किसी वजह से कोडॉन एंटी कोडॉन इंटरेक्शन में किसी वजह से एकदम परफेक्ट एंटी कोडॉन नहीं था, लेकिन वो जो है मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रिकॉग्नाइज हो गए, और रिकॉग्नाइज होने के बाद में वो एमाइनो एसिड जो है वो ट्रांसफर हो गया, मतलब प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हो गया। तब भी जो है प्रॉपर्टीज में उतना फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मिलते जुलते सिमिलर कैटेगरी के एमाइनो एसिड्स के ही कोडॉन मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक AAG है, एक AAC है, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी जब कोड की टेबल आप देखोगे तो जिनके जैसे दो कोडॉन में दो अगर मैचिंग है, थर्ड डिफरेंट है, तो सेम कैटेगरी का है, तो सेम कैटेगरी वाले में जो अमीनो एसिड में जो लास्ट में जो सब्स्टिट्यूएंट पे जो ग्रुप एक्चुअली जो कैरी कर रहा होगा, जिससे उसकी कैटेगरी डिसाइड होती है, वो सिमिलर होगा। तो अगर गलती से दूसरा भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तब भी प्रॉपर्टीज में उतना डिफरेंस नहीं आएगा, मिलती जुलती होंगी। तो ये नेचर का डिवाइस किया हुआ है सिस्टम की it is so perfect that even with slight misinterpretation or slight error in the formation of messenger RNA, or at the time of translation, that is at the time of transfer RNA bringing in the relevant amino acid after reading the codon, even if the amino acid has been transferred because of some slightly erroneous matching of codon and anticodon, still the protein formed will in 80% chances have very very similar properties, so there will not be any problem. ठीक है, इस तरीके से ये सिस्टम जो है वो more or less perfect है. So although the resultant protein will have one incorrect amino acid, it stands a high probability of being functional. क्योंकि इतना कम डिफरेंस होगा कि 98% सिमिलैरिटी होगी, तो फंक्शनिंग जो है वो ऑलमोस्ट परफेक्ट ही होगी, वो जो है फंक्शन करेगा और उससे जो है कुछ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी. Organisms show codon bias and use certain codons for a particular amino acid more than others. For example, the codon usage in humans is different from that in bacteria. It can sometimes be difficult to express a human protein in bacteria because the relevant transfer RNA might be present at too low a concentration. तो ये तो इसी को कोडॉन बायस कहते हैं कि मतलब स्पीशीज के अकॉर्डिंग, कि जैसे ह्यूमंस में हमारे अंदर जो एक्सप्रेशन है कोडॉन्स का, वो बैक्टीरिया में जो एक्सप्रेशन होता है उससे काफी डिफरेंट है. तो इसलिए जो है वो कभी कभी ह्यूमन वाला प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया में एक्सप्रेस कराने में बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उसके ट्रांसफर आरएनए जो हैं वो डिफरेंट होंगे, और हम ह्यूमन का प्रोटीन अगर उसमें एक्सप्रेस कराना चाह रहे हैं तो ह्यूमन के प्रोटीन में सर्टेन ट्रांसफर आरएनए का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, जो हो सकता है कि बैक्टीरिया में उन ट्रांसफर आरएनए की कमी हो, जिसकी वजह से मतलब वाइस वर्सा, जैसे बैक्टीरिया का प्रोटीन हमारी बॉडी
में एक्सप्रेस कराना या हमारी बॉडी का प्रोटीन बैक्टीरिया में एक्सप्रेस कराना, ये थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबकी बॉडी में जो प्रोटीन्स का और रेलिवेंट ट्रांसफर आरएनए का जो एक्सप्रेशन है वो अकॉर्डिंगली होता है। तो मतलब हमारी बॉडी के ट्रांसफर आरएनए कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है वो ह्यूमन की बॉडी के अकॉर्डिंग है, और बैक्टीरिया में जो ट्रांसफर आरएनए जो पाए जाते हैं उनका जो एक्सप्रेशन है या जो कंसंट्रेशन है वो बैक्टीरिया में जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो जो है उसको उल्टा करना कि ह्यूमन का प्रोटीन बैक्टीरिया में आ जाए, एक्सप्रेस हो जाए, बैक्टीरिया वाला प्रोटीन हमारे में एक्सप्रेस हो जाए, वो इसी वजह से डिफिकल्ट काम होता है। अब 6 पेज पे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये अब टेबल है, ये दिस इज द जेनेटिक कोड टेबल, ठीक है। फिगर 11 इज द जेनेटिक कोड टेबल, ट्रिपलेट कोडॉन असाइनमेंट्स for the 20 amino acids as well as coding for methionine. AUG is used as a start codon initiating protein biosynthesis. वो तो खैर टेबल से भी पता लगता है। अब टेबल को देखो तो 4x4 का मतलब ऐसे 4x4 का है। अभी अगर तुम ये मिडिल वाला छोड़ दो तो अदरवाइज इट इज 4x4। माने फर्स्ट बेस जो है वो फर्स्ट बेस के लिए UCAG वर्टिकली फर्स्ट कॉलम में, मतलब वही 4 नाइट्रोजनस बेसिस UCAG जो होते हैं आरएनए में वो लिखे हैं। फिर साइडवेज देखो हॉरिजॉन्टली थर्ड बेस में भी ये 4 हो गए UCAG, ठीक है। लेकिन अब चूंकि 3-3 के बना रहे हैं हम, पेयर उसको नहीं कहेंगे, पेयर तो 2 का होता है, तो 3-3 के कोडॉन बना रहे हैं। तो 3-3 का मतलब हुआ जैसे अगर हम UAG लिख रहे हैं तो U फर्स्ट बेस हो गया, A सेकंड बेस हो गया और G थर्ड बेस हो गया। तो हमको तो ट्रिपलेट 3-3 के ट्रिपलेट्स बनाने हैं, तो ट्रिपलेट्स बनाने के लिए 3 बेस चाहिए, इसलिए फर्स्ट बेस, मिडिल बेस, third base. So it's not exactly 4x4 matrix because the 4x4 matrix will only be they will be only be doublets, but we want triplets. So there is first base, middle base and the third base, ठीक है। अब फर्स्ट बेस और थर्ड बेस को स्प्रेड करके ये 4-4 बेस लिख लिए, और हर फर्स्ट बेस में 4 मिडिल बेस लिख लिए, ठीक है। तो हर फर्स्ट बेस के सामने मिडिल बेस में फिर 4 बेस लिखे हुए हैं, और थर्ड बेस वाले जो हैं वो हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं, राइट। अब तुम उठाओ जो है ट्रिपलेट्स, तो जैसे फर्स्ट वाला देखोगे पहला बेस U, फिर सेकंड बेस भी, मिडिल वाला भी U और थर्ड वाला भी U उठाया तो U U U, ठीक है। आपको उठा के देखना पड़ेगा U U U, उसके नीचे फिर हुआ फिनिलएलनिन, PHE लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अब हम फर्स्ट बेस U, सेकंड बेस U ही रखते हुए थर्ड बेस जो है चेंज करेंगे, तो UUC नेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो एक पहला हुआ UUU, फिर UUC, UUC भी फिनिलएलनिन का ही है, ठीक है। फिर UUA ये ल्यूसीन का है, फिर UUG ये ल्यूसीन का है। अब जो है मिडिल बेस जब ऐसे ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, पहला पकड़ लिया, पहला U ही रखते हुए मिडिल वाले 4 चेंज होंगे,
और हर मिडिल वाले के साथ में 4 बार जो है थर्ड वाला चेंज होगा। तो अभी मैंने फर्स्ट वाला यू रखा, मिडिल वाला यू रखा, और उनके साथ में चारों कॉम्बिनेशन यू 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 सी यू यू ए यू यू जी। ठीक है, अब उसके बाद हम मिडिल वाला चेंज करते हैं यू सी। अब यू सी के साथ में चारों का कॉम्बिनेशन यू सी यू यू सी सी यू सी ए यू सी जी। तो यू सी यू का कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा है सीरीन, फिर यू सी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग अगेन सीरीन, यू सी ए का कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीन, यू सी जी उसका भी सीरीन। ठीक है, तो सीरीन के ये चारों कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीन के ही हैं, यू सी यू यू सी सी यू सी ए यू सी जी। ऑल दीज 4 codons they correspond to serine amino acid। ये जो पूरा ये जो फर्स्ट बेस यू और मिडिल बेस थर्ड बेस, इसमें जैसे यू यू के साथ में जो भी थर्ड बेस का कॉम्बिनेशन है दे आर ऑल हाइड्रोफोबिक। फेनिलएलनिन इज आल्सो हाइड्रोफोबिक, ल्यूसीन इज आल्सो हाइड्रोफोबिक। फिर यू सी के साथ में जो थर्ड के जितने कॉम्बिनेशन है दे आर ऑल सीरीन। यू फिर उसके बाद में यू, फिर नेक्स्ट मिडिल बेस लिया ए, यू ए के साथ में थर्ड के चारों कॉम्बिनेशन यू ए यू यू ए सी यू यू ए यू ए जी। अब यू ए यू टायरोसिन का, यू ए सी टायरोसिन का, यू ए stop signal, UAG is also a stop signal। So you can see the 3 stop signals written in red। अब ये पूरी इस तरीके से टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को टेबल याद करनी है, ये टेबल एग्जाम में मिलेगी, खाली कैसे पढ़ते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो हम रैंडमली पूछते हैं, कोई एक जना जवाब दो जिससे कि हमको समझ में आए कि तुम्हें टेबल पढ़ना आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे सपोज आई एम आस्किंग CGU, what does it correspond to? CGU codon corresponds to which amino acid? Can you tell? CGU Arginine. Arginine. Arginine, yes। सबको समझ में आ गया कि नहीं? CGU Yes. corresponds to arginine and CGA that also That is also same. Same. Yeah, that is also arginine। So actually all the third base combinations with CG correspond to arginine। CGU is also arginine, CGC is also arginine, CGA is also arginine, and CGG is also arginine। ठीक है, so like this you can read the top signal corresponds to UGA, UAA, UAG, UAA, UAG and UGA। These 3 are stop signal जो रेड में दिए हैं। अच्छा, स्टार्ट सिग्नल जो है, इसीलिए जो ये फिगर का जो कैप्शन है नीचे उसमें स्पेसिफिकली इसीलिए स्टार्ट सिग्नल दिया हुआ है। AUG ये आपको याद रखना पड़ेगा, AUG कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्टार्ट सिग्नल, क्योंकि स्टार्ट सिग्नल जो है वो इस ये 64 कॉम्बिनेशंस में जो है UAG है, AUG, एक सेकेंड, AUG जो है वो मिथियोनिन का है। ठीक है, यहाँ पे इस टेबल में आप देखोगे तो AUG ये जो है मिथियोनिन का है, MET लिखा हुआ है, AUG मिथियोनिन का है, लेकिन एकदम शुरू में अगर आता है तो दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्टार्ट सिग्नल। स्टार्ट सिग्नल कहीं बीच में तो आएगा नहीं,
एक बार स्टार्ट सिग्नल हो गया, वहां से स्टार्ट हुआ, उसके बाद में फिर जब तक स्टॉप सिग्नल नहीं आएगा, उसमें अगर बीच में AUG आएगा तो वो मिथियोनिन का होगा। मेरी बात समझ रहे हो? AUG एक तो एकदम जो एकदम शुरू में होगा वो स्टार्ट को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस चालू हो जाएगी। अगर बीच में कहीं AUG आता है तो वो मिथियोनिन को कॉरेस्पॉन्ड करेगा until you hit the stop signal, one of the stop signals. There are 3 stop signals, so until you come to a stop signal प्रोटीन विल बी सिंथेसाइज। तो जैसे एक बार स्टार्ट सिग्नल होने के बाद में फिर वो ट्रिपलेट पढ़ता जाएगा और कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड आता जाएगा। उस बीच में अगर AUG आता है तो वो मिथियोनिन को कॉरेस्पॉन्ड करेगा अंटिल कि कोई तीनों में से कोई भी एक स्टॉप सिग्नल आ जाए। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसलिए स्टार्ट सिग्नल के लिए 64 में से कोई भी ट्रिपलेट जो है वेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि स्टार्ट तो एक ही बार होगा। ठीक है, स्टार्ट एक ही बार होगा और स्टार्ट होने के बाद में अगर कहीं पे भी AUG आता है तो वो मिथियोनिन का हो गया, और जब तक ही स्टॉप नहीं आता है। स्टॉप तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। स्टॉप के लिए ये 64 कॉम्बिनेशंस में 3 कॉम्बिनेशन जो है वो स्टॉप को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। अब जो है इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताया जा सकता है जब तक कि आप जो है वो एक्सरसाइज नहीं करोगे। अब इसमें एक्सरसाइज में जो 7th पेज पे जो एक्सरसाइज, क्योंकि उसके नीचे तो वो जो शुरू वाले जो सेकंड थर्ड फोर्थ पेज जो मिसिंग था वो है नीचे, और वॉबल पेयर्स हैं जो पहले बता चुके हैं। ये 7th पेज पे जो एक्सरसाइज है ये थोड़ा डिफिकल्ट वाली है। इसको समझने के बजाय पहले थोड़ा सिंपल वाले क्वेश्चंस करते हैं। और सिंपल वाले क्वेश्चन जो हैं, जो मैंने हैंड रिटन वाला जो JPG जो पोस्ट किया है, जो थोड़ा सा वही जो प्रगति ने कहा था कि जो थोड़ा शेकन हैंड वाला पिक है, क्योंकि वो मैंने उससे रोहित से मंगवाया था, मुझे अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन उसी को आपको खोलना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन .jpg जो मैंने पोस्ट किया था उसको खोलो, तो उसमें सिंपल वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद में फिर जो इसमें एंड में 7th पेज पे जो दिया है वो वाला फिर उसके बाद में कराएंगे। अभी जो है आज इसमें एक्चुअली ज्यादा नहीं है, इसमें एक्चुअली एक चीज और है जो ट्रांसक्रिप्शन में मैंने तो जो है वो जैसे स्टेप 1 और 2 के अकॉर्डिंग तो मैंने बताया है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्री मैसेंजर RNA और फिर फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA कराया है। इसमें जरा पहले ये 3rd क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद ऊपर के वो वाले करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन वाले। वो भी एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन के ही हैं। इसमें एक्चुअली ट्रांसलेशन वाला जो है क्वेश्चन नहीं है। अब मुझे याद नहीं कि ट्रांसलेशन वाले, चलो ठीक है, ट्रांसलेशन वाले तब हमको पहले लिख के भेजने पड़ेंगे तभी करा पाएंगे, क्योंकि इसमें खाली 2 क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन के हैं। पहले 3rd वाला क्वेश्चन कर लो, फिर ये क्वेश्चंस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। ये मैंने ट्रांसक्रिप्शन में तुम लोगों को फॉर्मेशन ऑफ स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ प्री मैसेंजर RNA एंड फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA, मैच्योर मैसेंजर RNA, स्टेप 2 ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विच इज द स्प्लाइसिंग, उसमें मैंने बताया हुआ है। लेकिन कुछ बुक्स में ऐसे भी दिया रहता है कि
transcription occurs for individual genes. The 3 stages of transcription, किसी किसी बुक में ऐसे 3 स्टेजेस दी होती हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, जो एक्चुअली जो है वही फॉर्मेशन ऑफ, this is actually relevant to formation of just pre-messenger RNA. These you can think of, don't get confused, you can think of these 3 stages as the stages of formation of pre-messenger RNA. That is the 3 stages of step 1, where the RNA polymerase enzyme is involved in the formation of pre-messenger RNA, and the formation of messenger RNA from pre-messenger RNA is by splicing. तो pre-messenger RNA जो बनता है ट्रांसक्रिप्शन में, जिसमें RNA पॉलीमरेज की मदद से जो है वो न्यूक्लिक एसिड बेसिस जो हैं वो आके जुड़ते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है सिंगल स्ट्रैंडेड। उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इनिशिएशन, जिसमें कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रोमोटर। फिर इलोंगेशन, आरएनए पॉलीमरेज एड्स कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे बताया पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्योंकि बनना है, टू दी 3 प्राइम एंड ऑफ द आरएनए स्ट्रैंड, जहां से कि प्री मैसेंजर आरएनए जो है वो बनना चालू होता है, वो हमेशा 3 प्राइम एंड से बनना चालू होता है। टर्मिनेशन, आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप्स ट्रांसक्राइबिंग। तो ये जस्ट ऐसे ही जो स्टेप 1 था, फॉर्मेशन ऑफ प्री मैसेंजर आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, उसके 3 स्टेजेस समझ सकते हो, जिसमें कि आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री टू द complementary strand of coding part of DNA अनवाइंडिंग के बाद में, वो ये जो है स्टेजेस हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन में प्री मैसेंजर आरएनए बनने के टाइम जो बताया था कि पार्शियल अनवाइंडिंग होती है और कोड एक्चुअली में जो है कोडिंग वाले स्ट्रैंड पे होता है, मेन स्ट्रैंड पे होता है, और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का होता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का जो है उसके पार्शियल अनवाइंडिंग के बाद में जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है प्री मैसेंजर आरएनए बनने में, उसके ये 3 स्टेजेस हैं, क्योंकि उसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, वो आके वहाँ पे बाइंड करता है और फिर जो है उसकी मदद से, उसकी कैटालिसिस से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आके 3 प्राइम एंड पे जुड़ते जाते हैं, और फाइनली जो है जब प्री मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कर देता है, और उसके बाद में फिर प्री मैसेंजर आरएनए अलग हो जाता है, और जो पार्शियल अनवाइंडिंग हुई थी वो डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड, मेन स्ट्रैंड और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड दोनों की फिर वापस वाइंडिंग हो जाती है, जो कि मैंने जो है वो हाथ से बने हुए वाले जेपीजी में जो भेजा था, एक और जेपीजी फाइल जिस पे लिखा है transcription.jpg, ठीक है, वो है। और जो transcription.jpg अगर खोलोगे, जिसमें वही कोडिंग पार्ट या सेंस स्ट्रैंड जिसको कहेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मतलब एंटी सेंस स्ट्रैंड, जो ये जेपीजी जो समझाया था, ATGCA सेंस स्ट्रैंड, TACGT उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी सेंस स्ट्रैंड या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, फिर उनकी पार्शियल अनवाइंडिंग नीले लाल में जो बने हुए हैं, और फिर
ये जो बीच वाला स्टेप है जिसमें कि ये पेंसिल में प्री मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री एंटीसेंस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री जो बना है, ये वाले सेकंड वाला जो फिगर जो बना हुआ है, इसके ये 3 स्टेजेस हैं, इनिशिएशन और जो अभी ये बताए। अभी जो आपको 3 स्टेज ये बताए, ये एक्चुअली इसके हैं, ठीक है। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये इसके स्टेजेस हैं। तो क्वेश्चन वाला जो है, ये ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये सेकंड क्लास में कराएंगे, और ट्रांसलेशन के मतलब प्रोटीन सिंथेसिस वाले के, जिसमें कि एक्चुअली जेनेटिक कोड की टेबल यूज करनी है, क्योंकि इसमें जेनेटिक कोड की टेबल यूज करने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। वो मैं लिख के पोस्ट कर दूंगी, तब फिर नेक्स्ट क्लास में खाली बस क्वेश्चन कराने हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन वाले और ट्रांसलेशन वाले जेनेटिक कोड की टेबल यूज करके, फिर ये वाला जो है बस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक लेक्चर बस वो लेंगे वही क्वेश्चंस पे, उसी में जो भी नेक्स्ट लेक्चर के पहले अपने डाउट्स देख लेना, तो डाउट्स भी क्लियर कर देंगे, और वही बस 5-6 ही क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, वो 5-6 क्वेश्चन करा देंगे। तो ये वाला इसका 403 का ये यूनिट 2 जो है खत्म हो जाएगा, फिर खाली EIA वाले का क्लास जो है चलेगा, ठीक है।